हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की ये हमारी पहली वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर की, जिसमें हम समझेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हमारी नोटेशंस होती हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में, और उस वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें एल्गोरिदम्स की, वो देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक समझेंगे और कुछ एक दो कोड के हमारी एल्गोरिदम लिखेंगे, और उसके बाद हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके देखेंगे कि किस तरह से निकलती है। तो चलिए देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन कंप्यूटर साइंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रन एन एल्गोरिदम। कंप्यूटर साइंस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक एल्गोरिदम को रन करने में कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम उस एल्गोरिदम को रन करने में जो लगता है वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम से ही हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है और कौन सी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपकी एल्गोरिदम फास्ट है तो वो एफिशिएंट होगी, अगर आपकी एल्गोरिदम स्लो है तो वो एफिशिएंट नहीं होगी। तो इसीलिए हमें ऐसी एल्गोरिदम्स लिखनी होती हैं जो कि फास्ट एंड एफिशिएंट हो। तो उसी के लिए हम पहले उसका एनालिसिस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर कि हमारा कंप्यूटर कितना टाइम लेगा। तो अब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर मैनी नोटेशंस। अब ये नोटेशन क्या होती है? अब आप नोटेशन को ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपको कुछ सब्जी लेनी है, लेट से आपको आलू लेने हैं, तो आप आलू लेने जाएंगे, क्या बोलेंगे कि आपको 2 किलो आलू चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए। तो आप उसको एक तरह से नोटेट कर रहे हैं किसमें, केजीज में, किलोज में। उसी तरह आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम जैसे नापते हैं एक तरह से बिग ओ में, कि वो किस तरह से आपकी कितना टाइम लेने वाली है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम बिग ओ वाली चीज़ें सारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम नोटेट करते हैं बिग ओ में। इसी में हम लिखते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी है। आपने बहुत बारी सुना होगा कि किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, किसी की बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी इसी से आती हैं। अब है हमारा टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कि हमारे कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, हम किस तरह से करते हैं। तो एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और एक होता है थ्योरेटिकल। तो अब चलिए दोनों को समझते हैं और कोड के साथ समझते हैं कि हमारा कौन सा वाला अच्छा है कौन सा वाला नहीं। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को पहले कोड के साथ समझते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या होता है और कौन सी बेटर है, कौन सी हम करते हैं, कौन सी हमें करनी चाहिए। तो ये चीज़ें अब हम समझते हैं। तो लेट से मेरे पास कोई एक एरे है एन। लेट से इस एरे में मेरा ये एरे है, इसके अंदर 2 मेरे डुप्लीकेट्स हैं 1 1। तो इसमें मैं डुप्लीकेट्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो एक लेट से एल्गोरिदम मेरी हो गई, मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट नाम का वेरिएबल बना लिया, इसकी स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू हो गई नन। और इतने के बाद अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एन, और दूसरा क्या होगा मेरा, फॉर आई इन फॉर जे होगा यहाँ, फॉर जे इन रेंज i प्लस 1 कॉमा, और यहाँ पे लेन ऑफ n। यहाँ मैंने 2 नेस्टेड लूप्स लगाए हैं। अब मैं चेक करूँगा इफ़ n ऑफ i इज़ इक्वल्स टू n ऑफ j, देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डुप्लीकेट है उसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा। डुप्लीकेट इज़ इक्वल्स टू n ऑफ, जो मेरा डुप्लीकेट कहाँ मिल जाएगा मुझे, i पे। तो और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूंगा। सिंपल, यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं बनाया तो इतना ही मेरा काम है। और उसके बाद मैं सिंपल बाहर आके कहीं भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट डुप्लीकेट। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, रन करके। यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो गई। अब इसे प्रिंट किया हमने तो देखिए डुप्लीकेट आपका आ गया 1, क्योंकि मेरा 1 डुप्लीकेट था यहाँ पर। लेट से अगर आप कोई और नंबर कर देते हैं डुप्लीकेट, इसको मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो आपका आउटपुट आएगा 6। देखिए 6। तो अब मेरे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकती हैं, मल्टीपल कोड हो सकता है इसको फाइंड करने के लिए। तो अब मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है उसका मतलब होता है कि मैं हर एक जो कोड है एल्गोरिदम है उसको रन करके देखूं। तो इसको रन करके हम लेट से टाइम के साथ भी देख लेते हैं इसको, इंपोर्ट टाइम, और उसके बाद हम करेंगे लेट से स्टार्ट है s इज़ इक्वल्स टू, हम यहीं से कर देते हैं टाइम डॉट टाइम, और उसके बाद हम यहाँ पर एंड को भी कर देंगे, ही इज़ इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ये क्या करेगा,
ये मेरा जो यहाँ पे टाइम है, ये करंट टाइम जो उस वक्त पे टाइम होगा वो टाइम इस एस के अंदर स्टोर हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम। और उसके बाद ये ई क्या करेगा, जैसे ही इस तक पहुंचेगा वैसे ही यहाँ पर ये हो, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम उस वक्त पे होगा कंट्रोल आते आते, क्योंकि कंट्रोल आपका यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो जितना भी ये टाइम लेगा सारी ये टास्क को एग्जीक्यूट करने में सब कुछ करके, तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको किसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर ई माइनस एस को। तो अब इसे रन करते हैं, देखिए इसने कितना टाइम लिया, 0.001, सो इतना ही मान लेते हैं। अब यहीं पर आप दूसरी एल्गोरिदम भी रन करके देख सकते हैं और टाइम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये मेरे कंप्यूटर पे यहाँ पर कुछ अलग टाइम दे सकती है, यही सेम कोड आपके कंप्यूटर पे कुछ अलग दे सकती है, किसी और पे कुछ अलग दे सकती है। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो रन करना हमारा डिपेंड होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है यहाँ पर कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो कितनी एफिशिएंट है। अगर आप एक एफिशिएंट एल्गोरिदम भी लिख दें और आपके कंप्यूटर में लेट से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत ओल्ड है, आपके कंप्यूटर में रैम कम है, बहुत ही लो है, आप बहुत सारे टास्क रन कर रहे हैं एक साथ ही एक टाइम पे, तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत टाइम लेगा उसको रन करने में, क्योंकि जो आपका CPU है उसके पास टाइम नहीं है। सारी मतलब बहुत सारे टास्क जब चल रहे हैं तो एक साथ वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे आप किसी बहुत अच्छे कंप्यूटर में जिसमें आपने प्रोसेसर बहुत अच्छा डाल रखा है, रैम बहुत हाई है, आपने कोई टास्क नहीं चला रखा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आप उस पर रन करके देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा तेज चलेगा वही कोड। तो हो सकता है आपकी जो बेटर एल्गोरिदम है वो एक पुअर कंप्यूटर पे पुअर परफॉर्मेंस दे, और हो सकता है एक पुअर एल्गोरिदम एक अच्छे कंप्यूटर पे अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने करती है। तो हम इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, और उसके बाद दूसरा क्या होता है, लेट से आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने पाँचों ने एल्गोरिदम लिखी है सेम टास्क के लिए, तो आप पाँचों एल्गोरिदम्स को रन करके देखेंगे कि कितना टाइम आ रहा है कितना नहीं, सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारी कॉस्ट भी जाती है, हमारी लेबर भी वेस्ट होती है, बहुत कुछ मतलब इसमें डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं, और ये हमारी कंप्यूटर टू कंप्यूटर यानी मशीन टू मशीन डिपेंड्स करती है, वेरी करती है। सो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को इग्नोर करते हैं। हम ये भी यूज़ में आती है, ये भी यूज़ होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं। सो थ्योरेटिकल एनालिसिस में आपकी थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, और भी एक दो हैं मुझे याद नहीं, बट वो बहुत सारी आती हैं, तो जिसमें से हम मोस्टली यूज़ करते हैं बिग ओ नोटेशन। अब बिग ओ नोटेशन यहाँ पर किस तरह से काम करती है वो समझते हैं। इसी कोड के जरिए जो हमने यहाँ पर अभी कोड लिखा है, हम जानेंगे कि हमारी जो बिग ओ नोटेशन है वो किस तरह से आपकी काम करती है। सो लेट से आपका क्या हुआ, आप ये देखेंगे कि आपके टास्क कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर। सो पहले लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरा असाइनमेंट का टास्क है, ये मेरा, इसको हम ले लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं कि मेरा लेट से 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो उसको लेट से हम k से डिनोट कर देते हैं, k विच विल बी अ कांस्टेंट। दूसरा मेरा एक यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है जो डुप्लीकेट वेरिएबल के अंदर मेरा नन असाइन कर रहा है, ये भी कुछ कांस्टेंट टाइम लेगा, इसको हम दे देते हैं लेट से k1। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक लूप चल रहा है। अब ये लूप कितनी बारी चल रहा है, यहाँ पर ये चलेगा आपका फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक की रेंज है, लेन ऑफ n, यानी जो भी इस नंबर लिस्ट है, यानी यहाँ पर ये नंबर्स की लिस्ट है, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, यानी जितनी उसकी लेंथ है, जितना उसका साइज है, उसका साइज हम मान लेते हैं n, सो उस साइज तक चलने वाली है। तो ये कितना टाइम लेगा, इसको भी हम कर देते हैं, ये लेगा आपका n टाइम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर j एल्गोरिदम, जो j वेरिएबल है, ये फॉर लूप j वाला, ये कितना चलेगा, ये भी आपका चलेगा n टाइम्स, क्योंकि i+1 से शुरू होगा और लेन ऑफ i के लिए चलेगा। ये इस तरह से चलेगा, आपके लेट से i की वैल्यू 0 है तो आपका i यहाँ पर है, और j की वैल्यू आपकी क्या है, i+1 से शुरू है, तो वो यहाँ से शुरू होगी, ये पूरा ट्रैवर्स करेगी, उसके बाद फिर i की वैल्यू वो 1 के लिए भी चलेगी, तो ये भी आपका n टाइम्स लूप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं n आपका। सो इसकी भी आपने टास्क निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। उसके बाद है आपका जो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन चेक हो रही है। अब ये कंडीशन कितनी बारी चेक हो रही है, ये हर बारी चेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपके जो i और j हैं, यहाँ पर एक कंपैरिजन के लिए जो आपकी कंपैरिजन है बेसिकली, वो आपकी हर बारी कुछ कांस्टेंट टाइम में ही हो रही है। इसको हम देते हैं k3 नाम। अब ये कांस्टेंट टाइम में इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपका n ऑफ i है, ये i के लिए यहाँ पर पूरा लूप चल चुका है, j के लिए यहाँ चल चुका है, और हर बारी आपका जो ये कांस्टेंट टाइम है, जो यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, वो कांस्टेंट टाइम में हो रही है। और उसके बाद आपका यहाँ डुप्लीकेट मिला, ये भी कुछ जो आपका मिले या ना मिले, ये भी कुछ कांस्टेंट टाइम में ही होता है। सो इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं, लेट्स से k4। हाँ, k4। ठीक है,
अब बाकी इसको भी हम प्रिंट को छोड़ देते हैं। आपका टोटल लेट से इतना कोड है, तो ये कितना इसने टाइम लिया, तो इसको अभी हम यहाँ पर लिख के देखते हैं कि किस तरह से जो भी है चीज़ें चल रही हैं। सो आपका जो पूरा टाइम है उसको हम यहाँ पर अगर ऐड करते हैं, सो K1 यहाँ पर K प्लस में K1 प्लस में K2 प्लस में K3 प्लस में K4, आपके मैंने सारे कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद आता है आपका जो ये टाइम हुआ है इसको रन करने का। सो आप यहाँ पर ये n है, एक लूप ये चल रहा है n, इसको आप n यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्लस में n लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्लस में नहीं आएगा। अब ये प्लस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेस्टेड चल रहा है। और आप चाहे ये चीज़ याद कर सकते हैं कि अगर नेस्टेड लूप्स n टाइम्स के लिए दोनों लूप्स चल रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये हो जाता है n स्क्वायर। तो जी हाँ, ये आपका हो जाता है यहाँ पर n स्क्वायर। तो जो भी आपका लूप n टाइम्स चल रहा है, क्योंकि आपका ये लूप n टाइम्स चलेगा और उसी पे डिपेंडेंट आपका सेकंड लूप भी n टाइम चलेगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। आप इसको एक तरह से याद भी कर सकते हैं कि जब भी आपका नेस्टेड लूप है और नेस्टेड लूप आपका चल रहा है n टाइम्स, दोनों लूप अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये हो जाएगा टोटली n स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि नेस्टेड लूप अगर देखें तो आपका हो जाएगा कि वो n स्क्वायर है। और बाकी चीज़ें भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम बहुत सारे कोड भी देखेंगे। इस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो है ये 3 पार्ट्स में आएगी। पहली आज की वीडियो है, सेकंड वीडियो आपकी होगी जिसमें हम बिग ओ के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन, सिर्फ हम उसमें क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका हिसाब किताब अभी तक का आया है कि आपका कांस्टेंट ऐड होगा, उसके बाद दूसरा कांस्टेंट है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, यहाँ पर इतने आपके ये कांस्टेंट आए हुए हैं। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि आप देखें यहाँ पर मैंने 2 रूल लिख रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। सो पहला रूल है ड्रॉप नॉन डोमिनेंट टर्म। सो आपकी जो भी नॉन डोमिनेंट टर्म है उसको आप डिलीट कर दीजिए, यानी कि ड्रॉप कर दीजिए। और दूसरा, आप कांस्टेंट को ड्रॉप कर दीजिए। सो कांस्टेंट को ड्रॉप करने का मतलब है आपका कि ये सारे आपके कांस्टेंट हैं, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ n स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर लेट से कोई एक n भी होता है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, लेट से n है कोई। सो मान लेते हैं किसी आपके ऑपरेशन को परफॉर्म होने में n टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए n और n स्क्वायर, इनमें से डोमिनेंट टर्म कौन सी है। डोमिनेंट का मतलब है जो इनपुट के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका लेट से इनपुट है, आइए हम इसको नाम देते हैं, लेट से 10 है। सो 10 इनपुट के लिए जो आपका n है वो कितना रहेगा, वो 10 रहेगा। n स्क्वायर कितना हो जाएगा जो आपका है, यहाँ पर n2 लिख देते हैं हम n स्क्वायर को। सो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। अब इसी तरह अगर आपका इनपुट कितना हो जाए, इनपुट आपका लेट से हो जाए 1000, तो आपका n कितना रहेगा, 1000। और जो आपका n स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और इसकी पावर अगर हम करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा इतना। तो डोमिनेंट टर्म यही है कि आपके इनपुट साइज के साथ ये आपकी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होने वाली है n स्क्वायर। सो इसीलिए आप इस n को भी ड्रॉप कर देंगे, इन कांस्टेंट को भी ड्रॉप कर देंगे, और आपका बचेगा क्या, n स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर ये n स्क्वायर आ गया, जिसको आप फर्दर बोल सकते हैं कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो यहाँ पर अभी आप इतनी चीज़ ये बेसिक समझने की है, आप ये 2 चीज़ याद कर लीजिए जो यहाँ पर आपको रूल दिए हुए हैं। आप हमेशा नॉन डोमिनेंट टर्म्स को ड्रॉप कर दीजिए, आप कांस्टेंट को ड्रॉप कर दीजिए। सो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या होता है, और आपको 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल पता चल गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे बिग O के बारे में, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।